अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल तू मेरा इश्क आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। लैपटॉप को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल करता वो अपनी धुन में कॉरिडोर से गुजर रहा था। हुलिये से वो कहीं से भी प्रोफेसर नहीं लग रहा था। ब्लैक पैंट पर लंबी ग्रे शर्ट के बाजू कोनियों तक फोल्ड किए गए थे, जिनमें से काले टैटू से भरे सफेद मजबूत वर्जिशी बाजू किसी बॉडी बिल्डर का तासुर दे रहे थे। बाल माथे पर बेतरतीब से बिखरे हुए थे। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी बार बार उसको देखने पर मजबूर हो रहे थे। उसकी सहर अंगेज शख्सियत की बिना पर मुंह मुसलसल कुछ चबाने से हिल रहा था, जो उसके इर्द गिर्द से बेनियाज होने का इंदिया दे रहा था। क्लास में दाखिल होते ही वो सीधा डेस्क पर आता, लैपटॉप खोलकर आज के लेक्चर की फाइल्स खोलने लगा। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर सारेंग। जसिका ने फौरन से खड़े होकर जोश में उसे गुड मॉर्निंग विश की, जिसके जवाब में उसे इग्नोर किया। अपनी इतनी बेइज्जती पर वो सुख चेहरा लिए बैठी, जबकि क्लास में खीखी गूंज उठी, जिसे सारिंग की एक सट नजर ने बीच में ही घोंट दिया। क्लास की सेकंड लास्ट रो में बैठी वो युक्तक एक हाथ गाल पर रखे उसको देख रही थी, बगैर किसी की परवाह किए। ये उसका रोज का मामूल था जब से उसने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। जूफी, अपने लेक्चर पर ध्यान दो, नहीं तो बाहर निकाल दी जाओगी, तुम बेहतर जानती हो। रीशा उसको बोलती जल्दी से अपने रजिस्टर पर झुक गई। जालिम, देखने तो दो फकत, यूनिवर्सिटी के सारे लेक्चर्स में यही तो एक लेक्चर है जो मैं गौर से सुनती हूँ। वो गहरी सांस भरकर बोली। गौर से सुनती या देखती हो, जो भी हो, बस मुझे डिस्टर्ब मत करो। वो अब दोनों हाथ अपने दाएं बाएं गाल पर रखे प्रोफेसर सारंग को देखते बोली, जो व्हाइट बोर्ड पर लेक्चर लिखने के साथ उसके एंड पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा था। ये तो तुम्हें सर ही बताएंगे, अभी जब सबके सामने तुम्हें क्लास से बाहर निकालेंगे। अरे यार, उसके लिए तो कुछ भी, फकत एक तो नजर डाले मुझ पर। बेटा सबर रख, सबर, अभी देखना बस। लेक्चर देने के बाद वो बारी बारी सब स्टूडेंट से अपने दिए गए लेक्चर के मुतालिक सवाल करने लगा। सो मिस जोफी, बताएं आज के लेक्चर के बारे में। लेकिन प्रोफेसर, मैं कैसे बताऊं? क्या मतलब कैसे बताऊं? क्या आपने लेक्चर नहीं सुना? तासुर में यकदम सरपन आ गया। नहीं सर, क्यों? मैं तो आपको देखने में ही मगन थी। वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड टूटती पलक चिपक कर बोली थी। क्लास की सारी लड़कियां और लड़के हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगे। मिराल तो झुलस ही गई थी, हकारत से उसको देखने लगी। सारंग के अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई, जैसे ये उसके लिए मामूल की बात हो। मैं कोई सर्कस का जोकर नहीं, जैसे आप देखने में ही मगन थी। आप शायद भूल रही हैं कि मैं आपका टीचर हूँ, तो जरा इन लहजों से परहेज करें, नहीं तो मैं आपके मिनिस्टर बाप से तो बिल्कुल नहीं डरता, जिसकी धमकी आप प्रिंसिपल को देती हैं। वो वार्निंग देते हुए हकारत से बोला, कल आप इस सारे लेक्चर की प्रेजेंटेशन बनाकर लाएंगी और क्लास में देंगी। कहते ही वो अपना लैपटॉप उठाते वहां से चला गया। जोफी एक 20 साल की बिगड़ी हुई अमीर जाती, लेकिन दूसरी लड़कियों से जरा मुख्तलिफ, दरमियाने साइज के पॉप हेयर कट को पोनी में मुकीद के, जो बमुश्किल कंधे तक आती थी। टाइट जीन्स पर रेड टॉप और ब्लैक लेदर जैकेट पहने वो घूर कर उसको देखने लगी, जो वहां से अब जा चुका था। फिर से काम, उफ, मेरी तो जान जाती है। कोई नहीं, मैं कौन सा करूंगी, करती है मेरी जूती। वो अपना बैग उठाते क्लास से भागकर निकली। मालूम था इस वक्त वो पार्किंग लॉट में होगा। ये उसका आखिरी लेक्चर जो था। अपनी बाइक के पास आते वो मुंह में बबल चबाता, हेलमेट पहनकर अभी बाइक स्टार्ट करता कि जूफी जल्दी से भागकर आती उसके पीछे बेतकल्लुफी से बैठी, तो वो एकदम स्टिल होता, हैरान सा पीछे मुड़कर उसको देखने लगा। वो जी जान से मुस्कुराई। क्या आप मुझे भी ड्रॉप कर देंगे प्लीज? उसके बोलने पर, उसकी हरकत पर वो यकलख्त शदीद गुस्से में बाइक से नीचे उतरा। ये क्या बदतमीजी है, वापस नीचे उतरो, वो उसे वार्न करते शदीद गुस्से में बोला। लिफ्ट ही तो मांगी है प्रोफेसर, कौन सा दिल मांग लिया? क्या मुझे लिफ्ट तक नहीं दे सकते? देखिए ना, आज मेरा ड्राइवर भी नहीं आया, बस ज्यादा दूर नहीं है, प्लीज अपने स्टूडेंट की इतनी सी तो मदद कर दे आप। वो ढीठ बनी बैठी, उसकी बात को इग्नोर करते मुंह बसोर कर बोली, जस्ट शट अप। मजीद कोई बहस नहीं, स्टे इन योर लिमिट्स। उसके बाजू से सख्ती से पकड़ते हुए जारहाना अंदाज में बोला और बगैर उसकी तरफ देखे वहां से निकल गया। उसका बाजू उसकी सख्त गिरफ्त से सुरख हो चुका था। वो अपना बाजू सहलाती गुस्से से उसको जाता देखती रही। कितना भी भाग लो, छोड़ूंगी तो मैं भी नहीं, वो अटल लहजे में खुद से बोलती अपनी कार की तरफ बढ़ गई। अपने फ्लैट का दरवाजा खोलकर वो बेजारी से अंदर दाखिल हुआ, जो कि उसकी लापरवाही की वजह से कबाड़ खाने का नजारा पेश कर रहा था। हर जगह खाली केन और जंक फूड आइटम्स के बॉक्स यहाँ वहाँ बिखरे हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे महीनों से साफ सफाई नहीं की गई हो। अपने ओपन किचन का रुख करता वो फ्रिज से एनर्जी ड्रिंक
का केन निकालकर एक ही सांस में वहीं खड़े खड़े खत्म करता लापरवाही से उछाला, जो कि सीधा जाकर बदरंग से सोफे पर गिरा था और अपने कमरे की ओर बढ़ गया था। कमरा भी किसी कबाड़ खाने से कम नहीं था। हर जगह चीजें यहाँ वहाँ फैली हुई थी। बेड पर पड़े सामान को एक ही हाथ से हटाता ऊंधे मुंह बेड पर गिरा। पे दर पे आने वाली इन मुसीबतों से तंग आ चुका था वो। ना जाने ये जॉब अब कब तक उसके पास थी। हर जगह जहां वो जॉब करता, किसी न किसी मसले में पड़ने से उसे वहां से निकाल दिया जाता। अब ये नई स्टूडेंट उसके पीछे पड़ चुकी थी। ये भी मुझे अब मेरी इस जॉब से निकलवा कर ही दम देगी। बेबसी से अपने तकिए पर मुक्का रसीद करता वो जब्त से अपनी मुट्ठी भेज गया। गहरा सांस भरते अपने वॉलेट से एक तस्वीर निकालकर वो सुर्ख आंखों से इसमें मौजूद मुस्कुराती औरत को शिकायत करती नजरों से देखने लगा। सब आपकी वजह से हुआ है। काश आपने मेरी बात मान ली होती तो आज मैं दर दर ना भटक रहा होता। खैर, मैंने कौन सा हार मान ली है। जब तक मेरी बात ना मानी मैं भी अपनी जिद से नहीं हटूंगा। अपनी नम आंखों को हाथ की पुश से साफ करता वो वजाहत और हुस्न से भरपूर इंसान बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह लगा। अपनी जिद की वजह से वो अपने घर वालों से दूर, अपने आप को और अपने घर वालों को इस औरत की वजह से अजियत से दो चार कर रहा था जो उसको किसी खातिर में ना लाती थी। क्या मतलब मॉम और डैड बिजनेस टूर पर जा चुके हैं और मुझे अपनी इकलौती औलाद को बताना तक जरूरी नहीं समझा। ज़ोफी इस वक्त सख्त खराब मूड में थी और अब ये खबर उसे मजीद गुस्से से दो चार कर चुकी थी। उसके पेरेंट्स हमेशा ऐसे ही करते थे उसके साथ। बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक वो उसको वो तवज्जो और मोहब्बत कभी नहीं दे सके जो उसे चाहिए थी, जिसकी वजह से वो इस हद तक बिगड़ चुकी थी और आए उसकी सुनने वाली शिकायतें और अपने माँ बाप की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो जाती थी डांट और सजा की सूरत में। वो गुस्से से वापस वहीं से पलटती घर से निकली। रुकिए बीबी, कहाँ जा रही हैं आप? देखें मेरी बात सुने। जेन उस घर की केयर टेकर हेड बौखलाकर उसके पीछे आई, मगर वो अपनी कार लेते जा चुकी थी। वो तासुब से सर हिलाती वापस मुड़ गई। पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं, मुझे भी तो लेकर जा सकते थे, लेकिन नहीं लेकर भी क्यों जाते। वैसे ही अजाब हूँ इनके लिए। कार ड्राइव करते सख्त गुस्से में थी और एक ये प्रोफेसर, इतनी अमीर तरीन लड़की उसे लिफ्ट करवा रही है, लेकिन नहीं, नखराई खत्म नहीं होता जनाब का। किसी को मैं रासी नहीं आती हूँ, ना किसी को मेरी जरूरत है। खुद से बातें करती वो अब किसी बच्ची की तरह ऊंचा ऊंचा फूट फूट कर रोने लगी थी। आसीन से नाक अच्छी तरह पहुंचती। वो इतनी सीरियस हालत में भी बहुत मुज़ाहिका खेज लग रही थी। नाक रगड़ रगड़ कर साफ करने से सुर्ख हो चुकी थी। देखना प्रोफेसर खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी ज़ोफी नहीं। वो तसव्वुर में प्रोफेसर से बोली। अपनी अनगिनत सोचों में गुम हो जाने से उसकी कब आंख लगी उसको खबर ना हुई। अब अपने फ्लैट का दरवाजा जोर जोर से खटकने पर वो आंखें मलता उठकर रूम से निकला। दरवाजा खोलते ही जैम को दरवाजे पर देख उसका मूड सख्त खराब हुआ। कह तो चुका हूँ इस वीक के एंड तक तुम्हें किराया मिल जाएगा। कब तक मैं तुम्हारा ये बहाना सुनूंगा? आखिर मैं तुम्हें बोल तो चुका हूँ, सच कह रहा हूँ। नहीं तो मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक देना। अब खुश? अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें ये रेंट माफ कर सकता हूँ अगर तुम मेरी दी गई ऑफर कबूल कर लो। वो अभी भी अवेलेबल है। जेम मैंने खेज नज़र से देखते बोला तो वो खुद को बमुश्किल उसको मारने से रोक सका। ये लास्ट वार्निंग थी, दोबारा मेरे सामने ये बकवास मत करना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उंगली उठाकर वार्न करने वाले अंदाज में कहता वो दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर चुका था। जेम की बहन उसके पीछे पागल थी और जेम को अपनी बहन बहुत अजीज थी। वो उसे अपनी बहन को डेट करने की ऑफर तक कर चुका था, जिससे वो उसे बुरी तरह रद्द कर चुकने के साथ उसकी बहन को अच्छा खासा सुना भी चुका था। अपने बालों को अपने दोनों हाथों में पकड़े वो पागल हो चुका था। ये सब बर्दाश्त करते करते कि अचानक फिर से बेल होने पर वो इस बार शदीद गुस्से में दरवाजे की ओर बढ़ा और उसी जेम को एक मुक्का रसीद करता कि दरवाजे पर अपनी उसी स्टूडेंट ज़ोफी को देखकर दंग रह गया और हवा में उठा हाथ वहीं रुक गया। तो तुम यहाँ भी पहुंच गई? होश में आते वो उस पागल को देखते बोला जो शाम के वक्त उसके फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी अपनी पूरी बदतमीजी की नुमाइश कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? वो उसे यहाँ देखते दांत पीस कर बोला था। अरे ये क्या तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? क्या आपके घर मेहमान से ऐसा सलूक किया जाता है क्या? और आप? वो अभी और कुछ बोलती कि वो झुंझला कर फौरन से उसको बाजू से पकड़ते अंदर खींच चुका था। फ्लैट का दरवाजा बंद करने से पहले उसने इधर उधर नजर मारी, कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। किसी को ना पाकर मुतमईन होता फौरन से दरवाजा बंद करता, वो उसे खींच कर लाया और अपने छोटे से लाउंज में लाकर उसका बाजू छोड़ा। इस बीच वो एहतजाज करती झटपटाती रही, अरे अरे करती रही। क्या प्रोफेसर ये कैसा सलूक कर रहे हैं आप? घर आई अपनी स्टूडेंट से वो अपनी कलाई सहलाते मुंह बसोर कर बोली। बाजू उसकी पकड़ से सुर्ख हो चुका था। ओ जस्ट शट अप, सीधे पॉइंट पर आओ, क्यों आई हो यहाँ? उसकी फजूल बात अब उसका जब्त आजमा रही थी। और एक मिनट, तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ रहता हूँ? वो संजीदगी और कफत लहजे में बोला तो वो झुरझुरी लेकर रह गई उसको उसके गुस्से को देखकर। आपका पीछा करते हुए अब आप इतने भी भूले नहीं हैं। प्रोफेसर किसी का एड्रेस लेना इतना मुश्किल भी नहीं है और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वो दिल जलाने वाली मुस्कुराहट देते बोली। और रही बात क्यों आई,
तो आपको बहुत मिस कर रही थी। तो आ गई, कंधे उचकाते बहुत आम लहजे में बोली, जैसे वो दोनों लवर्स हों। उसका जवाब देते वो उसके फ्लैट को देखती, इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। फ्लैट की हालत देखते पहले तो वो हैरतज़दा रह गई और फिर होंठों को वाव की सूरत में गोल कर दी। वो दांत देती नजरों से देखने लगी। आपका फ्लैट तो बहुत खूबसूरत है। वो इर्द गिर्द इसके फ्लैट को देखते बोली, कितना कुछ कॉमन है ना हम में। प्रोफेसर, मैं भी अपने कमरे को ऐसे ही सजा कर रखती हूँ। वो क्या है ना कि मुझे भी आपकी तरह सफाई से बहुत एलर्जी है। वो पुरजोश होकर बोलती। उसकी तरफ मुतवज्जो हुई तो उसको देखते उसका जोश झाग की तरह बैठ चुका था। सारंग बहुत अजीब से अंदाज में उसको देख रहा था। उसकी आंखों की तपिश से जूफी को अपना आप जलता महसूस हुआ। उसकी सारी शोखी हवा हुई। वो आहिस्ता से एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाता, उसकी संजीदगी से देखते उसके करीब आने लगा। उसने अब तक जूफी को किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। वो उसको यूं अपने करीब आता देख घबराहट का शिकार होने लगी। प्रोफेसर, क्या बात है? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वह हकलाते हुए बमुश्किल हंसते बोली। वो उसके करीब आता एकदम फासले पर रुक गया और उसकी आंखों में संजीदगी से देखते झुका तो वो अपना सांस रोकती सर पीछे हटा गई उसकी नजदीकी पर, लेकिन नजरें बगौर उसकी आंखों पर टिकी थीं। क्या तुम ये भी जानती हो कि मैं इस फ्लैट पर अकेला रहता हूँ और तुम यहाँ, वो भी इस वक्त बगैर कुछ भी सोचे समझे मुंह उठाकर चली आई? जानती भी हो यहाँ तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है? वो तंजिया मुस्कुराहट से बोला। जूफी को उसकी गर्म सांसें अपने मुंह पर पड़ती महसूस हो रही थी, जो उसको अजीब से एहसास से दो चार कर रही थी। मुझे आप पर यकीन है। वो हिम्मत करती बगैर किसी खौफ के बोली थी। क्यों? मुझ पर इतना यकीन क्यों है तुम्हें? लगता ही क्या हूं मैं तुम्हारा? वो उसकी बात को सुनते भड़क कर बोला। अजीब चिपकू लड़की है। बस मुझे भरोसा है। और क्या आपको नहीं पता, मोहब्बत में लोग अंधे हो जाते हैं, तो बस यही समझने। वो आंखें पिटपटा कर बोलती। उसे जहर लगी। वो वापस सीधा होता गहरा सांस भर गया था। क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? वो बेजार होने लगा था। अब बोला तो है मोहब्बत हो गई है आपसे, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वो उसकी बात सुनते चीख कर बोली थी। कोई नई बात करो, यहाँ आए दिन किसी न किसी लड़की को मुझसे मोहब्बत होती रहती है। वो आंखें घुमाकर बेनियाजी से बोला। तो वो उसकी बात सुनती रोने लगी और अपनी आदत के मुताबिक रोते रोते वो ऊंचा ऊंचा मुंह खोलकर रोने लगी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह। सारंग के बेजारी अचानक होने वाले शौक में बदली और वह स्टिल होता उसको ऊंचा ऊंचा रोते देख रहा था। उसने पहली बार किसी लड़की को यूं रोते देख रहा था। जाने क्यों बहुत अरसे बाद उसके लब यकलक मुस्कुराहट में ढले। इससे पहले कि ये मुस्कुराहट कहकों में बदलती, उसकी मुस्कुराहट फौरन सिमटी जब उसके फ्लैट का दरवाजा धड़ धड़ बजने लगा। आप मायूस क्यों होते हैं? कुछ वक्त तक और इंतजार कर लें। वो हमारे पास आएगा, मुझे यकीन है। हमारे सब्र का फल हमें जरूर मिलेगा। प्रिया बेगम आंखों में आस और उम्मीद लिए जहांगीर साहब से बोली। आखिर कब तक बेगम, कब तक? आपका लाडला जिद में आकर उस धोखेबाज फरेबी औरत की वजह से अपने माँ बाप को इस उम्र में अकेला छोड़कर बाहर दर दर भटकता फिर रहा है, सिर्फ उस औरत के पीछे जो उम्र में भी उससे बड़ी है। उसे इस औरत पर यकीन है कि, मगर अपने बाप पर नहीं। वो बोलते बोलते अब हाँफने लगे थे। फरिया बेगम उनको जल्दी से कंधे से पकड़ती, बेड पर बिठाते उनके लिए पानी लाई और खुद नम आंखों को दुपट्टे के पल्लू से साफ करने लगी। सांस बहाल होने पर वो नडहाल से लहजे में इनके देखने लगे। मेरी सेहत अब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती बेगम, और ना ही मुझसे अब मजीद ऑफिस का काम होता है। मैं अब पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। बेटा ना सही भतीजे ही सही, वो संभाल लेंगे मेरे बिजनेस को। एक ही बेटा था, वो भी माँ बाप को पराया कर गया। हाथ चिल्लाते वो खुद पर तंजिया हंसी हंसते बोले। फरिया बेगम दुपट्टे का पल्लू होंठों पर रखते रोने लगी, तो जहांगीर साहब इन्हें नम आंखों से देखते अपने साथ लगा गए। पूरे घर में इस वक्त इन दोनों की सिसकियां मातम की ना थीं, दिल को तड़पा कर रख देने वाली। चुप, एकदम चुप। खबरदार, अगर अब तुम्हारी जरा सी भी आवाज आई तो इस कमरे से बाहर मत निकलना जब तक मैं खुद आकर ना कहूँ। अपना मजबूत मर्दाना टैटू से भरा हाथ उसके लगातार चलते मुंह पर रखता वो वार्न करने वाले अंदाज में बोला। वो आंखें फाड़े आंसुओं से भरी निगाहों से उसे शौक देख रही थी, अपने इतने करीब। वो उसे जल्दी से खींचकर अपने कमरे में लाकर बंद करता, खुद जल्दी से लगातार बजते दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसकी तवक्को के मुताबिक दरवाजे पर मिसिस जेन थी, जो अपने दोनों हाथों को कमर पर रखे इसे तीखे चतुनों से घूर रही थी। वो लगभग 50-55 के पेटे पे भारी जिसामत की औरत थी। अरे मिसिस जेन, आप कहिए कैसे आना हुआ? काफी दिनों बाद देखी हैं आप। वो अपने तासरात पर काबू पाता अपने लहजे को खुशगवार बनाते बोला। मुझे असल मौजू से हटाने की कोशिश मत करो लड़के। तुम्हारे अपार्टमेंट में कोई लड़की है और उसके चीखने की आवाजें आ रही थी। वो उसकी बात काटते घूर कर बोली। नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है, आपको वहम होगा मिसिस जेनेट। क्या कभी आपने मेरे फ्लैट पर किसी लड़की को देखा है? आप जानती हैं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। वो जब्त से बोला तो अपनी जात पर ऐसा इल्जाम उसे सख्त क्लैश दिला गया था। मर्द को बदलते देरी कितनी लगती है, और तुम ऐसे हो नहीं तो देखो लड़के, तुम जवान हो और खूबसूरत भी, मैं कैसे तुम पर यकीन कर लूँ? तुम मुसलमान लोगों पर मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है। जरूर किसी लड़की को तुमने मौका देखते किडनैप किया होगा। पीछे हटो, मैं खुद देखती हूँ। जरूर कोई लड़की कैद कर रखी है तुमने। वो तंजिया अंदाज में बोलती उसे पीछे हटाती, जबरदस्ती अंदर दाखिल हुई
और इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी। मिसिज जैन, आप अब हद से बढ़ रही हैं, मैं बोल तो चुका हूँ कोई नहीं है यहाँ। वो झुंझलाहट का शिकार होता उनके पीछे आया था। बेबसी से इन्हें यहाँ वहाँ तलाशी लेते देख वो सख्त कोफ्त में मुबतला हो रहा था। अंदर से दिल में पकड़ धकड़ भी जारी थी कि कहीं वो लड़की कोई गड़बड़ ना कर दे। लेकिन उसकी परेशानी मजीद बढ़ी जब वो उसके कमरे की तरफ बढ़ी। मिसिज जेन, आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रही हैं। मैं आपके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकता हूँ, वो इन्हें धमकी देते बोला, मगर शायद इन पर रत्ती बराबर भी असर नहीं पड़ा था। लड़के, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाली। वो हाथ जलाते लापरवाही से बोलकर उसके कमरे में दाखिल हो गई तो वो अपना सांस तक रोक गया। मगर थोड़ी देर बाद इन्हें यूं ही मायूसी से बाहर निकलते देख वो खुद भी हैरान हुआ। फिर फौरन तासरात पर काबू पाते उनके पास आया। देख लिया आपने, सब चेक कर लिया अच्छे से, या अभी भी कोई कसर रह गई है? आपको मुझसे वैसे ही मसला है, बस मुझे यहाँ से निकालने की वजह तलाश करती रहा करें। हर वक्त शकी करती रहती हैं मुझ पर। तो मेरे कान तो नहीं बजे थे ऐसे ही। मैंने खुद एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनी थी। वो मुंह बसोर कर बोली, ये भी हो सकता है कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। तंजिया अंदाज में अबरू चुकाकर बोला तो वो खिफ्तज़दा होती करती उसके फ्लैट से निकल गई। उनके जाते ही वो फिर से अपने कमरे में आया। कमरा खाली देख वो खुद अपने कमरे को अच्छे से चेक करने लगा, मगर वो उसे कहीं नहीं दिखी। अजीब, कहाँ गई ये लड़की? कमरा तो उसने खुद बंद किया था बाहर से। फिर जब अचानक उसकी नज़र खुली खिड़की पर पड़ी तो वो भागकर खिड़की के पास आया और यहाँ वहाँ देखा, मगर कुछ नहीं दिखा। सुबह यूनिवर्सिटी में उसकी तबीयत सेट करने का सोचता। वो बेड पर धप से गिरा। आज उसके साथ कुछ ज्यादा ही हो चुका था। इधर जूफी कमरे में बंद रहकर तंग आ गई थी उसकी हरकत पर और बातों पर। गुस्से से दिमाग अलग खराब हो गया था। मुझसे बोलकर कैसे गए हैं जैसे हम लोग कोई गलत काम कर रहे हों। वो गुस्से से कमरे में वाहिद मौजूद खिड़की से कूदती, अपनी कार लेती, वहां से निकली। घर के करीब पहुंचती, मुंह पसोरते अपनी कार बाहर ही पार्क करती घर में दाखिल हुई तो घर में अपने माँ बाप की गैर मौजूदगी याद करते और कुछ सारंग का रवैया और उसकी मोहब्बत वाली बात सुनकर शदीद गुस्से में आ गई। अपने जूते लाउंज में ही उतार कर चिल्लाकर यहाँ वहाँ फेंके। एक जूता एक बहुत कीमती वॉच को लगता उसको चिकनाचूर कर चुका था, जिससे घर में मौजूद सर्वेंट्स भाग कर लाउंज में आए थे। इन सबको इग्नोर करती अपने कमरे में बंद हो गई तो वो सब फिर से अपने अपने कामों में लग गए कि ये उनके लिए आम बात थी। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, मैं तो जैसे इस बात पर आसानी से यकीन कर लूंगी ना। पागल समझ रखा है मुझे, इन बातों से पीछे हट जाऊंगी मैं। वो बेड पर लेटी छत को घूरती, उसकी नकल उतारते खुद से बुड़बड़ाई जा रही थी। आज तक किसी लड़की को करीब भटकने नहीं दिया और आए बड़े मोहब्बत करने वाले। मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, पीछा तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। जो चीज़ एक बार जूफी को पसंद आ जाए तो वो बस उसी की होकर रहती है। आपने तो फिर इस जिद्दी दिल पर वार किया है, वो मुस्कुराते हुए खुद से बोली। सुबह यूनिवर्सिटी के लिए टाइम पर तैयार होती। वो भाग कर नीचे आई तो जेनी बगैर हैरान हुए उसके लिए नाश्ता लाने के लिए वापस किचन का रुख करती कि वो उसे टोक गई और बगैर नाश्ता किए बाहर आई। जेनी बेबसी से उसे जाता देखती रही। किसी दिन मैडम को पता चला तो मेरी पक्की छुट्टी होगी। तासुब से सर हिलाकर रह गई। कार का डोर अनलॉक करती उसकी नजर सामने बने बड़े से बंगले के खुले दरवाजे पर पड़ी तो कार का दरवाजा बंद करती उस तरफ बढ़ी। अंदर दाखिल होने पर उसे मिसेस फरिया दिखी जो वहां बने बड़े से गार्डन में खड़ी फूल तोड़ती बास्केट में रख रही थी। वो शरारत से धीरे धीरे कदम उठाती उनके करीब जाती, यकदम से उन्हें कंधों से पकड़ते डरा गई। दिल पर हाथ रखते डर से मिसेस फरिया के हाथ में पकड़ी टोकरी नीचे गिर गई। अरे क्या ब्यूटी, आप तो सच में डर गई। हमेशा की तरह मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो खिलखिलाकर हंसती उनके सामने आते बोली तो वो खफकी से उसको घूरने लगी। ये मेरे साथ ज्यादती है केडू, एक बार डर गई तो आपने रोज का मामूल ही बना लिया है। वो टोकरी उठाते मसनूई नाराजगी से बोली, अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, आपको पता होता है तब भी आप हर बार की तरह डर जाती हैं। वो कंधे उचकाकर बोली, फिर राजदारी से उनके नजदीक होते मोहतात अंदाज में बोली, वैसे आज आपके प्रिंस नजर नहीं आ रहे। और तो और गेट भी खुला था। अपनी ड्यूटी को यूं तनहा अकेले छोड़कर कहाँ गए हैं? आपको नजर रखनी चाहिए उन पे। मैं आपकी सब बातें सुन रहा हूँ जोफी। अकब से आने वाली उनकी आवाज पर वो उछल पड़ी, दांतों तले जुबान दबाती वो उनकी तरफ मुड़ी जो ग्लव्स पहने कोने में बैठे तैयारियों में लगे हुए थे। उनकी तरफ देख मुस्कुराकर बोले, आप यहाँ हैं और मैं समझी अपनी ब्यूटी को अकेला छोड़कर ऑफिस जा चुके होंगे। नहीं, आज मेरा इरादा अपनी ब्यूटी के साथ टाइम स्पेंड करने का था। सो देख तो रही हैं आप। एक नज़र शरारत से अपनी बेगम को देखते बोले तो फरिया बेगम झीमती इन्हें घूरकर देखने लगी तो उनकी सूरत देखते वो दोनों हंस पड़े। ओके, आप लोग अपना प्राइवेट मोमेंट एंजॉय करें, शाम में मिलती हूँ आकर, अभी यूनिवर्सिटी से लेट हो रही हूँ। फरिया बेगम को गाल पर जोरदार बोसा देते जहांगीर साहब को शरारत से देखते चिढ़ाने वाले अंदाज में बोलती वहां से भागी और वो जो इसकी हरकत पर उसकी तरफ बढ़ने लगे थे रुककर सरनफी में हिलाते हंस दिए। ये कभी नहीं सुधरेगी, बिल्कुल आपके बचपन की कॉपी है। अब हम इतने भी शरारती नहीं थे बेगम, ये सरासर इल्जाम लगा रही हैं। वो घुर कर बोले, जो सच है वही बोल रही हूँ। खैर मैं अंदर जा रही हूँ, चाय पियेंगे आप? अरे आप अपने हाथों से जहर भी पिलाएं तो खुशी खुशी पी लेंगे। वो सीने पर हाथ रखते दिल लगी से बोले, आप भी कभी नहीं सुधरेंगे। वो हंसते हुए बोलकर अंदर बढ़ गई।
उनकी मुस्कुराहट देख वो आसुदगी से मुस्कुरा दिए और एक ममनून भरी नजर गेट पर डाली जहां से जूफी अभी गई थी। क्लास में दाखिल होते ही उसे जेसिका किसी लड़के के करीब झुकी नजर आई, जो उसे देखते वापस हड़बड़ाकर सीधी हुई, क्योंकि उसके ऐन पीछे सारंग भी खड़ा था जो अंदर दाखिल हो रहा था। लेक्चर स्टार्ट करते उसने जूफी की जानिब देखा जो उसी की तरफ देख रही थी। उसके देखने पर मुस्कुराई तो वो उसके कल अचानक आने और फिर गायब होकर उसे सख्त परेशानी में डालने पर जब्त करके रह गया, क्योंकि वो यहाँ यूनिवर्सिटी में अपनी जात का कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता था। मिस जूफी, आपको कल मैंने असाइनमेंट दी थी, लेकर आई? बाजू के सीने पर बांधे वो उससे संजीदगी से पूछने लगा। वो तो नहीं, मैं प्रोफेसर भूल गई, वो लापरवाही से बोली। सारी क्लास खामोशी से इनको देख रही थी, मगर हिम्मत किसी में नहीं थी बोलने की, क्योंकि जूफी का इन्हें पता था वो ऐसी ही थी और हर कोई उसके बाप की वजह से शिकायत तक नहीं करता था। आउट! उसके अचानक धाड़ कर बोलने पर वो उछली तो डर से और सारी बेनियाजी और लापरवाही उड़नछू हो चुकी थी। मैंने क्या कहा, सुना नहीं? या मैं खुद आपको निकालूं? वो फिर से शदीद गुस्से में बोला। जसिका उसकी इज्जत अफजाई पर मुस्कुराकर मजे से उसको देख रही थी। इतनी बेइज्जती पर वो सबकी तो मुस्कुर उड़ाती नजरें महसूस करके सर झुकाकर नम आंखें लिए अपना बैग उठा दी, फौरन बाहर निकली। उसके जाते ही वो अपना लेक्चर शुरू कर चुका था। क्लास के बाहर आकर वो अपनी हाथ की पोंछ से आंखों में आई नमी साफ करती यहाँ वहां देखने लगी, मगर किसी को मुतवज्जो नहीं पाकर वो गुस्से से क्लास को घूरने लगी जैसे वो इसके सामने हो। मेरी बेइज्जती की, वो भी सबके सामने। अब देखना पछताने पर मजबूर नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी जूफी नहीं, वो दांत पीसकर बुड़बड़ाई। फिर कुछ सोचती वो शैतानी मुस्कुराहट लिए उसके कैबिन की ओर बढ़ी। अपने तमाम लेक्चर्स वो ले चुका था, अब उसका इरादा सीधा घर जाने का था। वो क्लास से निकलता कि जसिका फौरन उसके पास आई थी, उसे कुछ जरूरी पॉइंट्स समझने थे। क्लास में आपका ध्यान कहाँ होता है जब मैं सब समझा रहा होता हूँ? वो उसे घुलकर सख्त लहजे में बोला। सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मगर देखें नेक्स्ट वीक टेस्ट भी हैं तो प्लीज। वो उसकी डांट का असर लिए बगैर ढीठ बनती बोली। असल में वो उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी, वैसे तो मिलने से रहा तो वो उसे लिए अपने कैबिन में आया और बगैर कोई फजूल बात किए 15 मिनट में सारे पॉइंट समझाकर उसे जाने को कहा। तो वो बेजारी से मुंह बनाते पैर पटकती चली गई और उसके कैबिन में पड़ी दरमियाने साइज की बुक शेल्फ के पीछे छुपकर खड़ी जूफी ये सब देखती दांत पीस कर रह गई। लगता है इसका भी कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। उसका मुंह बनाकर बार बार मुड़कर सारंग को देखना सख्त जहर लगा था। बाकियों से दिल नहीं भरा कि अब मेरे वाले पर नजर डाले बैठी है। अंदाज बिल्कुल मरने मारने वाला था। सारंग अपनी चीजें समेटता उठकर जाने ही लगा था कि यकलक जहां था वहीं फ्रीज हुआ। उसने कुर्सी से उठने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। चेक करने पर पता चला उसकी पैंट कुर्सी की सीट से बुरी तरह चिपक गई थी। बहुत बार कोशिश करने पर भी नाकाम होता झुंझला गया। जूफी ये सब देखती उसकी हालत से महफूज हो रही थी। ना चाहते हुए भी उसका कहता छूट गया, जिससे सारंग चौंक गया और बुक शेल्फ की ओर देखने लगा। जूफी को हल्की सी झलक देखने पर और उसके हंसने की आवाज पर उसे सारी बात समझ आ गई कि ये शरारत इसी की थी। वो गुस्से से सुर्ख होता उसकी तरफ बढ़ने लगा, मगर एक इंच भी हिल नहीं पाया। तो वो बगैर किसी खौफ के उससे 2 कदम की दूरी पर रुककर उसे देखती शरारत से आंख वींकती। कैसा लग रहा है प्रोफेसर, तुमने इस बार हद कर दी मिस जूफी। उसका अंजाम जानती हो? एक टीचर के साथ ऐसी हरकत पर तुम्हें इस यूनिवर्सिटी से निकाला जा सकता है। एक हाथ से कुर्सी के हैंडल को पकड़े, दूसरे हाथ की मुट्ठी सख्ती से भींचे। वो जोर से टेबल पर मारता इश्ताल अंगेज लहजे में बोला, जैसे मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है ना। जूफी यकलक उछल पड़ी उसकी हरकत पर, मगर जल्द ही खुद को बेनियाज जाहिर करते कंधे उचकाकर बोली, ये तो मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊंगा। अंदाज तंजिया और वार्निंग देता हुआ था। पहले यहाँ से खुद को निकालने पर गौर करें, फिर मुझे इस यूनिवर्सिटी से निकालने की कोशिश करिएगा। प्रोफेसर, वो प्रोफेसर पर जोर देती शरारत से मुस्कुराते बोली। सारंग जब्त के बावजूद एक बार फिर गुस्से से उसकी ओर बढ़ने लगा, मगर एक बार फिर से नाकाम होता टेबल पर पड़ी चीजें गुस्से से एक हाथ से जमीन बोस कर चुका था। अब के जूफी सच में डर गई। अभी के अभी मुझे इस मुसीबत से निकालो जूफी, नहीं आज तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों होगा। वो चीख पड़ा। तो क्यों निकालो? मुझे निकाला था ना क्लास से पहले। सॉरी बोले। सॉरी माई फुट। तुम मुझसे गालियां जरूर सुनोगी। देखा आप फिर से रूड बिहेव कर रहे हैं, जबकि मैं इतना प्यार से बोलती हूँ। वो बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोलती, उसका जब्त आजमा रही थी। अच्छा चले सॉरी को छोड़े, अब प्यार करती हूँ तो इतना तो माफ कर ही सकती हूँ। आई लव यू बोल दें फिर करूंगी कुछ। वो अदाई बेनियाजी से बोली तो वो इस बार शदीद गुस्से में पूरा जोर लगाकर उठा तो चिरड़ की आवाज पर जहां वो शौक से जमकर खड़ा रह गया, वहीं जूफी मुंह पर दोनों हाथ रखती उसे आंखें फाड़े देखने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी ये सब हो जाएगा। वो डर से बगैर कोई बात करते वहां से भागकर निकली और सारंग चाहकर भी उसके पीछे ना जा सका। अपने बालों को दोनों हाथों से नोचता वो पागल हो चुका था। कुछ देर बाद वो गुस्से में अपनी जैकेट शर्ट को कमर से गुजार कर पेट पर बांधकर नाक की सीध में चलता अपनी बाइक की तरफ जा रहा था। बदन पर सिर्फ व्हाइट बुनियान थी। स्टूडेंट्स हैरत से मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे, मगर वो बगैर सब की तरफ देखे वहां से निकल गया। इस बार तो इस लड़की को यूनिवर्सिटी से निकलवाने का फैसला कर चुका था।
2 दिन इस बात को गुजर चुके थे और जोफी को लगा वो सब भूल चुका होगा, ये उसकी किसी ने बात ही नहीं सुनी होगी। मगर उसकी ये खुशफहमी भी धरी की धरी रह गई जब उसे प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया। मगर फिर भी वो बगैर किसी खौफ के चल पड़ी। मगर उनके ऑफिस में अपने पापा को देखकर उसे सांप सूंघ गया, जो गुस्से में उसे घूर रहे थे। सारंग भी एक साइड पर खड़ा दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। वो बमुश्किल हल्क तर करती अंदर आई तो उसके पापा ने बगैर प्रिंसिपल को कोई बोलने का मौका दिए उसे सबके सामने झनाटेदार थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी शिद्दत से वो लड़खड़ाती नीचे गिरी। सारंग के मुस्कुराते लब सुपड़े। उसे जाने क्यों ये अच्छा नहीं लगा, मगर चुपचाप लब नीचे देखे गया। मिस्टर फारूक अपने कोट का बटन बंद करते प्रिंसिपल की तरफ मुड़े। मेरे ख्याल में इसे सजा मिल चुकी है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उम्मीद है अब मेरे बिजी शेड्यूल के दौरान इस फजूल सी शिकायत की वजह से मेरा वक्त बर्बाद नहीं होगा। वो सरदो स्पाट लहजे में बोले। जोफी सुर्ख गाल लिए बेतासुर चेहरे के साथ सर झुकाए खड़ी थी। सारंग उसे एक नजर देखते हैरान नजरों से उसके बाप को देख रहा था, जो यहाँ आना अपने वक्त की बर्बादी बता रहे थे। प्रिंसिपल उनके स्टेटस को देखते कुछ भी बोल ना सका तो वो जोफी को बाजू से पकड़ते खींचकर वहां से ले गए। मिस्टर सारंग, आपको किसने कहा था कि इन्हें कॉल करने को? आप मेरे पास भी आ सकते थे अगर आपको ज्यादा मसला था तो। आप नहीं जानते आपने मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। अगर आपको ज्यादा मसला है तो आप बसद्दे शौक ये जॉब छोड़ सकते हैं। हमारे पास टीचर्स की कमी नहीं है, सो प्लीज नेक्स्ट टाइम मेरे पास आइएगा, नहीं तो आप बेहतर जानते हैं आपको क्या करना है। प्रिंसिपल उसे अच्छे से वार्न करता संजीदगी से उसे देखने लगा। वो लब भींचकर खामोशी से वहां से निकल गया। उसे जोफी के पापा का बिहेव जोफी से बहुत अजीब लगा। इस चीज की तो उसने उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। वो तो बस डांट की तवक्को कर रहा था, मगर ये सब उसकी मजीद परेशान कर चुका था। आखिर कब तक तुम ये खेल खेलोगी? मैं तंग आ चुका हूँ अब। कब तक हम लोग शादी करेंगे? मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। गले में सोने की ढेर सारी चेन पहने सांवले रंगत का हामिल वो 50 साल भारी जिसामत का शख्स करखत लहजे में बोला। उसे दांत पीसने पर मजबूर कर गया था। बमुश्किल अपने तासरात पर काबू पाती वो 40 साल खुश शक्ल खूबसूरत औरत मसरूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसके करीब आई। जेमी डार्लिंग, आखिर तुम इतने अताउले क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्या तुम नहीं चाहते कि उसकी जायदाद हमारी हो? सोचो तुम्हें कितना फायदा होगा। मगर तुम्हें जरूरत ही क्या थी इस सब में जाने की? क्या तुम्हें मुझ पर मेरी सलाहियतों पर भरोसा नहीं? उसके बरहना बाजू पर अपना खुरदरा हाथ फेरते वो हवस भरी नजरों से उसे देखते बोला। वो खुद को मुश्किल से ही पास रख पाई कुछ सख्त बोलने से। फिलहाल वो उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर थी, नहीं तो इतनी तगड़ी आसानी हाथ से न जाती। बस थोड़ी देर और डाले, फिर जैसा जब तुम चाहोगे हम शादी कर लेंगे। तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीनों तक का वक्त है गुल बेबी, इसके बाद मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। उसे चाहे मेरी आखिरी वार्निंग समझो। सोफे से उठते से घुर कर बोलता वो उसके फ्लैट से निकल गया था। वो नफरत और घिन से उसे घुरती रह गई। एक बार सारी बाजी मेरे हाथ आने दो। तुम्हारा पत्ता साफ ना किया तो मेरा नाम भी गुल मीना नहीं। खबीज सांड कहीं का। शादी करती है मेरी जूती, ना शक्ल ना अकल। उफ, एक तो कितने दिन हुए इस लड़के ने मुझे फोन तक नहीं किया। कहीं मेरे फोन उठाने से मायूस ना हो गया हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। इतनी आसानी से तो माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें जहांगीर। खुद से बुड़बुड़ाती वो यकलख्त मुस्कुराती सोचों में जहांगीर से बोली। कितने दिन हो गए सारंग से मिले? आज तो मिलना पड़ेगा। वैसे क्या खूबसूरती पाई है मैंने। जवान लड़के तक मेरी ख्वाहिशमंद है। आईने में अपना चेहरा देखते वो मगरूर से अंदाज में बोली। हाँ तुम ना सही जहांगीर बेबी, तुम्हारा बेटा ही सही। वैसे तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी कई गुना खूबसूरत है और खूबसूरती तो मेरी कमजोरी है। खुद को जिस तरह उसने मेंटेन किया हुआ था वो कहीं से भी 40 की नहीं लगती थी। आज तीसरा दिन था और जुफी क्लास से गैर हाजिर थी। अब उसे वाकई टेंशन होने लगी थी। अपने केबिन में आते ही वो उसके घर कॉल करके पूछने का सोचते कि उसके मोबाइल पर किसी अनजाने नंबर से कॉल आई, जिसके सुनते उसके होश उड़े थे। वो दीवानावार उजड़ भरे अंदाज में अपनी बाइक लेकर वहां से निकला था। 2 दिन से वो यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। अपनी तरफ से तो ये उसका सारंग से नाराजगी का इजहार था और अपने आप को खुश फहमियों में रखने का भी कि वो उसे जरूर पूछेगा, मगर अब तक नाकामी पर भी वो नाउम्मीद नहीं थी। इस वक्त वो बेजारियत से खड़ी यहाँ वहाँ देख रही थी। उसका सर भारी हो रहा था और तबीयत भी बोझल सी लग रही थी। वो इस पार्टी में नहीं आना चाहती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी में हुई इंसल्ट के बाद वो अपने बाप के गुस्से के आगे इनकार करने की जरूरत नहीं कर पाई। अब यहाँ बोर होती इस पार्टी में वक्त गुजार रही थी। इलीट क्लास की ये पार्टी उसको सख्त बेजार कर रही थी और ऊपर से उसके पापा के बिजनेस पार्टनर का वो आवारा बेटा जो बहाने बहाने से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था और तो और उसे डांस की ऑफर भी कर चुका था, लेकिन उसके साथ इनकार पर भी वो ढीठ बना, अपनी जगह से ना हिला। कुछ देर बाद जब उसकी यादाश्त बर्दाश्त से बाहर हुआ तो वो बगैर किसी की परवाह किए बगैर अपनी माँ बाप को बताए घर आ गई थी। घर आते ही वो अपने कमरे में आती लेटी तो आंख लगने में भी देर ना लगी। अचानक दरवाजा बजने पर वो अचानक उठी थी। पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था और गला शदीद दर्द कर रहा था। वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे।
اور اس وقت گہری نیند سے اٹھائے جانے اور طبیعت کی وجہ سے اس کے شدید غصہ آیا اور وہ تنفن کرتی دروازے کے پاس پہنچتی، دروازہ کھول کر کچھ بولتی کہ یکدم پڑنے والے تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ وہ شوق سے اپنے باپ کو دیکھے گئی۔ تم کتنی بار اپنے باپ کو ذلیل کرواؤ گی؟ کیا میں جان سکتا ہوں کہ بغیر مجھے بتائے وہاں سے آنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کو بازو سے پکڑے وہ شدید غصے میں بولے۔ وہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ تو واپس آ گئی۔ وہ ان کے غصے سے ڈرتے ہکلا کر بولی تھی، تو تھوڑی دیر ویٹ نہیں ہو سکتا تھا تم سے؟ مرنے تو نہیں لگی تھی نا؟ کیا بول رہے ہیں فاروق آپ؟ اب بس بھی کریں، سمانہ بیگم برہمی کا اظہار کرتے بولیں جو ابھی ابھی اپنی ساڑی کو سنبھالتے آئی تھیں۔ تم تو چپی کرو، سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے یہ۔ وہ غصے سے ان پر چیخ کر بولتے اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ ویل ایجوکیٹڈ مشہور بزنس مین ہے۔ میری بیٹی ہی نہیں تمہاری بھی ہے، کیا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں اس حوالے سے؟ بس سب ماں پر تھوپ دیا کرو جب اولاد کچھ غلط کرے تو، سمانہ بیگم برہمی سے کہتی، منہ کے زاویے بگاڑتی وہاں سے تنفن کرتی نکل گئی۔ زوفی شوق سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ اور تم میری بات سنو زوفی، میں آج تمہاری انگیجمنٹ اناؤنس کرنے جا رہا تھا۔ وہ پارٹی اس لیے دی تھی میں نے، اور تم نے مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے۔ نیکسٹ ویک میں کوئی شکایت نہ سنو، سمجھی؟ انگلی اٹھا کر مون کرتے وہ اپنی سنا کر وہاں سے چلے گئے بغیر اس کی مرضی جانے اور اس کی کچھ سنے۔ وہ سرخ ہوتی نم آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ کیا زندگی تھی اس کی، کیا تھی وہ؟ سوچتی وہ اذیت سے دو چار تھی۔ اپنی سنا کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے بغیر یہ دیکھے کہ وہ بخار کی شدت سے تپ رہی تھی، لیکن وہ بے حس بنے چلے گئے۔ اب تو اسے شک ہونے لگا تھا کہ وہ ان کی بیٹی تھی بھی یا نہیں۔ گہرے گہرے سانس لیتی وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سب برداشت سے باہر تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی کیز اٹھاتی جم سوٹ میں ہی گھر سے نکلی۔ زکام کی وجہ سے اس کا سر شدید درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن وہ بے حس بنی اذیت سے خود پر ہنسی تھی۔ جب کسی کی فکر نہیں تو میں کیوں کروں اپنی شاید؟ مجھ میں کوئی مسئلہ ہے یا میں ہوں ہی منحوس؟ تبھی تو کسی کو میری پرواہ نہیں۔ روتے روتے وہ خود سے مخاطب تھی۔ کار ایک ریسٹورنٹ کے قریب لاتے روکی اور اندر بڑھ گئی۔ زکام کے ساتھ گلا بھی اب درد کر رہا تھا، بخار سے جسم الگ ٹوٹ رہا تھا، مگر وہ خود سے لاپرواہ بنی ایک خالی ٹیبل کے قریب آتے بیٹھی۔ ویٹر کے آنے پر فل سائز باؤل آئس کریم کا آرڈر کیا تو ویٹر اس کی سرخ ناک اور اسے مسلسل کھانستا دیکھ کچھ سیکنڈ تو الجھن سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا آپ واقعی شیور ہیں میم؟ کیونکہ یہ تو ہمارے مینیو میں شامل نہیں ہے۔ تو جو میں نے کہا وہ کرو اور جتنا بل بنا دے دوں گی، وہ سخت لہجے میں بولی تو گھبرا کر وہ بولتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں رش ڈرائیونگ کرتے ہسپتال پہنچا تھا۔ سسٹر مس گل مینا نام کی ایک پیشنٹ آئی تھیں آج ایمرجنسی میں، کیا مجھے ان کا روم نمبر بتا سکتی ہیں؟ جی آئی تو ہیں، ایکسیڈنٹ کا کیس تھا ان کا۔ آپ روم نمبر 5 میں چلے جائیں، وہیں ان کا روم ہے۔ نرس کی بات سنتے وہ بھاگ کر اس کے بتائے روم کی جانب آیا تھا۔ سامنے ہی وہ بیڈ پر پٹھیوں میں جکڑی لیٹی تھی۔ اسے دیکھ کر خفگی اور ناراضگی سے منہ موڑ گئی تو وہ تڑپ کر اس کے پاس آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ لہجے میں بے قراری تھی۔ تمہیں کیا، میں جیسی بھی ہوں، تم تو بس اپنی ضد پر اڑے رہنا۔ دیکھ رہے ہو میری یہ حالت، یہ سب تمہارے ماں باپ کی بد دعا کا ہی نتیجہ ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو آپ کیوں ضد پر اڑی ہیں؟ یہ سب میں صرف آپ کی وجہ سے کر رہا ہوں، صرف آپ کی وجہ۔ اگر میری بات مان جاتی تو میں بھی سکون میں ہوتا۔ کیوں مانوں میں تمہاری بات؟ آخر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میں اپنی اور میری عمر کی بات مت کریے گا، کیونکہ عمر کا فرق کچھ نہیں ہوتا اور نہ مجھے فرق پڑتا ہے۔ وہ ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر بولا تو ٹھیک ہے، پھر مناؤ اپنے ماں باپ کو، اور ان کی مرضی کے بغیر میں کبھی نہیں مانوں گی اور نہ ہی بے عزت ہونا چاہتی ہوں۔ وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ زندگی ہم دونوں نے گزارنی ہے تو بس سارا، میں اور کچھ نہیں سننا چاہتی اس بارے میں۔ اور تم اب جا سکتے ہو، جب میری بات مان جاؤ تو آ جانا، نہیں تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، اب میں تبھی واپس آؤں گا، مگر پیچھا کبھی نہیں چھوڑوں گا آپ کا۔ وہ ضبط اور غصے سے مٹھیاں بھیجتا وہاں سے تنفن کرتے نکل گیا۔ وہ اسے جاتے دیکھ تو مسکر سے مسکرائی۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر بڑے سائز کا آئس کریم باؤل لیے اس کی جانب آتے میز پر رکھ کر جا چکا تھا، اور وہ سرخ نم آنکھوں سمیت اپنی سرخ ناک رگڑتے آئس کریم کھانے لگی۔ شدید خراب گلے اور زکام سے ہوتا برا حال بھی اس کو روک نہیں سکا۔ کھانس کھانس کر اس کا حال برا ہو چکا تھا، مگر وہ ڈھیٹ بنی ایک کے بعد ایک لگاتار چمچ بھر بھر کر آئس کریم کا منہ میں ڈال رہی تھی۔ اسے پاس بیٹھے لوگ حیرت سے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز بنی اپنی آئس کریم کھا رہی تھی۔ کھانس کھانس کر اس کا حال برا ہو چکا تھا۔ سارنگ جو وہاں غصے اور ضبط سے نکلا تھا، کافی دیر تک بے مقصد یہاں وہاں بائک لیے پھرتا رہا، اور اب جب بھوک نے ستایا تو پاسی سے کھانا پیک کروا کر واپس جانے کا ارادہ کرتے نزدیک ریسٹورنٹ تک آیا۔ اپنا آرڈر بتا کر جو ہی وہ مڑا تو اس کی نظر زوفی پر پڑی۔ وہ حیران ہوتا دھیرے سے چلتا اس تک آیا۔ لگتا ہے بے عزتی نے تمہارا دماغ پر اثر کر دیا ہے، وہ اس کی حالت دیکھ کر ماتھے پر بل لیے بولا۔ اتنے دن بعد اس کو دیکھ کر جانے کیوں وہ اسے اگنور نہ کر پایا۔ زوفی
اس کی بات کو اگنور کرتی اپنے کام میں مصروف رہی تو وہ غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ پھر اپنی آئس کریم ختم کرتی، اسے اگنور کرتی وہاں سے جانے لگی تو وہ بھی اس کے پیچھے آتا پارکنگ لاٹ میں آیا۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ سکون نہیں ملا آپ کو اتنا سب کر کے؟ تو تم نے کون سا اچھا کام کیا تھا؟ وہ بھی اپنے پروفیسر کے ساتھ وہ سلوک کر کے۔ مقابل نے بھی طنز کے تیر برسائے۔ لگتا ہے تمہارا ارادہ 2 ماہ اور چھٹیاں کرنے کا ہے۔ نہیں، فی الحال تو مرنے کا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ناگواری سے بولا۔ وہی جو آپ نے سنا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ہے، آپ کی تو جان چھوٹے گی نا؟ وہ سنجیدگی اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں بولی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ پلیز آپ مجھ سے شادی کریں، میں آپ کی سب باتیں مانوں گی۔ میرے پیرنٹس میری شادی کر رہے ہیں مگر میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے فریاد کرنے لگی۔ دیکھو زوفی، میں صاف لفظوں میں تمہیں بتا چکا ہوں، اب دوبارہ یہ بات میرے سامنے مت کرنا۔ میں تمہارا لحاظ کر جاتا ہوں، یہ آخری بار ہے، وارن کرنے والے انداز میں کہا اور بولتے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے ٹھکرا کر آپ بھی خالی ہاتھ ہی رہیں گے، وہ روتے ہوئے چیخ کر بولی۔ بوجھل دل اور خراب ہوتی حالت سے وہ تھکے قدموں سے گھر میں روانہ ہوئی۔ مگر مجھے یہ شادی نہیں کرنی، انگیجمنٹ تو بہت دور کی بات ہے، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، آپ لوگ میرے ساتھ یہ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ میری زندگی ہے، مجھے جینی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ زوفی، یہ کیا طریقہ ہے اپنے پاپا سے بات کرنے کا؟ شاید تم بھول رہی ہو ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تو ہماری مرضی کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ سب ہم تمہارا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے ہی تو کر رہے ہیں۔ تم ہماری بیٹی ہو، ہمیں معلوم ہے تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اس لیے چپ چاپ جاؤ اور ریڈی ہو جاؤ۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی۔ آخر کیوں؟ کیا اس لیے پیدا کیا تھا مجھے؟ اور آپ تو پیدا کرتے ہی مجھے نوکروں کے حوالے کر کے اپنی لائف میں بزی ہو گئے۔ یہ تک نہیں سوچا کہ مجھے آپ لوگوں کی سخت ضرورت ہے، مگر نہیں، آپ لوگوں کے لیے تو دولت پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ میری فیلنگز، میری مرضی تو آپ لوگوں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کبھی، بس اپنی تھوپتے رہے ہیں۔ کیا آپ لوگوں کو مجھ سے ذرا پیار نہیں ہے؟ کل کو مجھے اگر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ کس کام کی یہ دولت، یہ پیسہ؟ چیخ چیخ کر بولتی وہ دونوں کو سن کر چکی تھی۔ سمانا، اسے کہو اس لڑکے کو گھر لائے، میں بھی تو دیکھوں اس کی پسند۔ بلاؤ اس لڑکے کو جس نے تمہارا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے، میں بھی تو دیکھوں کسی ہیرے کو پسند کر بیٹھی ہو تم کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی پر اتر آئی ہو۔ ویسے کیا تکلیف ہوئی تمہیں آج تک؟ یہ جو آج عیش و عشرت سے زندگی جی رہی ہو نا، یہ سب میری ہی وجہ سے ہے۔ 4 دن کی محبت نے تمہیں باغی کر دیا ہے۔ تم کیا جانو میں نے کیسی زندگی گزاری ہے؟ میں کوئی سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی تمہاری ماں۔ یہ سب مجھے بیٹھے بٹھائے نہیں مل گیا زوفی۔ تمہیں کیا معلوم تمہارے باپ نے کیسے کیسے فاقے کیے ہیں؟ تمہیں صرف یہ معلوم ہے کہ ہم لوگ تمہیں وقت نہیں دے پائے تو ہم برے ماں باپ بن گئے۔ تم نے ہمیں ہر طرح سے تنگ کیا زوفی، صرف ہماری توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا تم یہ سب کیوں کرتی ہو؟ میں جانتا ہوں ہم اچھے ماں باپ تو بالکل نہیں ہیں، لیکن زوفی فرشتے بھی تو نہیں ہیں، انسان ہیں۔ ہوئی ہیں غلطیاں مجھ سے، تمہاری ماں سے، شاید معافی کے قابل نہ ہوں۔ تم اس لڑکے کو گھر لاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں اس سے۔ وہ دکھ اور تکلیف سے بولتے وہاں سے چلے گئے۔ سمانا بیگم بھی دل گرفتگی سے اس کو دیکھتے وہاں سے چلی گئی۔ ان کی باتیں سنتی وہ سن ہو چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت بے جان محسوس کرتے وہیں ڈھہ گئی، اور زوفی کو نہیں معلوم تھا کہ اسے یہ دوبارہ موقع ملنے والا تھا یا نہیں۔ آپ لوگ کیوں نہیں مان جاتے میری بات؟ آخر کیوں نہیں؟ ایک اکلوتا بیٹا ہوں میں، اس کی خوشی بھی آپ لوگوں کو برداشت نہیں ہے۔ بکواس بند کرو اپنی سارنگ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے باپ سے ایسے بات کرنے کی؟ مجھے لگا تھا تم ہم سے محبت کرتے ہو، اپنی غلطی کا احساس ہونے پر واپس ضرور آؤ گے، مگر تم نے ساری حدیں پار کر دی ہیں، صرف اس دوگلی بے شرم جھوٹی عورت کے پیچھے جو پہلے تمہارے باپ کے پیچھے پڑی رہی، تمہارے بابا کے انکار پر۔ جب بھی وہ باز نہ آئی تو ان کی سختی سے منع کرنے کے باوجود جب یہاں دیال نہیں گلی تو وہ تمہارے پیچھے پڑ گئی، اور میرا ہونہار اکلوتا بیٹا اس کی باتوں میں آ بھی گیا۔ واہ بیٹے واہ، سلام ہے تمہاری محبت کو جس کے پیچھے تم اندھے ہوئے پھرتے ہو۔ ایسی محبت تو تمہارے بابا نے بھی مجھ سے نہیں کی۔ ان کی بات سن کر جہانگیر صاحب ہوں انداز میں ان کو دیکھے گئے۔ تم پتہ نہیں تم کس پر چلے گئے ہو، رہو اس عورت کے ساتھ، آج سے میں تمہیں آزاد کرتی ہوں، جو جی میں آئے کرو۔ بس جہانگیر، اب آپ بھی مجھے مت روکیں، اور تم بیٹا اتنے تو غیرت مند ہوگے کہ اپنے زور بازو پر اسے کما کر کھلاؤ۔ اور ہاں، ہم لوگ کل پاکستان جا رہے ہیں، تمہارے بابا سارا بزنس پاکستان شفٹ کر چکے ہیں، تمہیں تو ویسے بھی ہم سے اب کوئی مطلب نہیں، اس سارے بزنس پر لات مارتے گئے تھے کہ تم خود کما سکتے ہو، اور تمہارے سارے مطلب بھی اسی عورت سے ہیں، تو جاؤ جی لو اپنی زندگی۔ بابا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میرا قصور تھا سب میرا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ ماما چلی گئی، پاپا پلیز آپ مت جائیں مجھے چھوڑ کر، وہ روتے ہوئے ان سے بولی جو آکسیجن ماسک میں بمشکل سانس لے رہے تھے۔ بزنس ٹور پر جاتے ہوئے ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مسز فاروق تو موقع پر ہی مر چکی تھیں، اور فاروق صاحب کی حالت بہت سیریس تھی۔ زوفی مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں بیٹا، یہ مت سمجھنا کہ میں
کہ تمہارے پاپا تم سے پیار نہیں کرتے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نم آنکھوں سے بمشکل اٹک اٹک کر بولے، میں جانتی ہوں پاپا، پلیز آپ بولے نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی پاپا پاپا۔ ان کی صاف آنکھوں کو دیکھتے وہ ہڑبڑا کر خوف سے انہیں بولی، مگر وہ کچھ نہ بولے۔ ان کی صاف آنکھوں میں زندگی کی کوئی نمک نہ تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتے، ان کو جھنجھوڑتے، چیخنے چلانے لگی تو نرس نے آ کر اسے ہٹایا۔ انہیں تو دلاسا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ تن تنہا سب کچھ جھیلتی، وہ سب کی ترس کھاتی، نظروں کے حصار میں تھی۔ مگر یہاں جو لوگ پہلے رہتے تھے وہ تو ایکسیڈنٹ میں مر گئے کیا؟ جی، اور ہاں ان کی ایک بیٹی تھی جس کو ان لوگوں نے ان کے گھر پر قبضہ کر کے گھر سے نکال دیا۔ سنا ہے دھوکے سے ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی تھی تو لڑکی کو گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد نہیں دیکھا اس لڑکی کو۔ ان کی بات سنتا وہ گمسم ہو کر رہ گیا تھا۔ لگتا ہے میں نے آنے میں بہت دیر کر دی، اب میں تمہیں اس اتنے بڑے شہر میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ واپسی کے سفر پر وہ خود سے بڑبڑاتے بولا، آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ وہ دکھ اور تکلیف سے بولا، کیونکہ تم اندھے ہو چکے ہو اس دھوکے باز عورت کے پیچھے جو صرف تمہارے باپ سے بدلہ لے رہی ہے۔ فریحہ بیگم ضد ہو کر بولی۔ وہ تھک چکی تھیں اس کی ایک ہی تکرار سے، تمہیں کتنی بار بتا چکے ہیں وہ تمہارے باپ کو پسند کرتی تھی۔ ان کے انکار پر وہ ضد میں آ گئی۔ وہ کسی بھی حالت میں تمہارے باپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اس کی بہت کوشش کے بعد بھی وہ ناکام رہی۔ میرے اور تمہارے باپ کی شادی ہو گئی کیونکہ یہ ہماری پسند کی شادی تھی جو اسے بالکل ہضم نہیں ہوئی۔ وہ ویسے بھی دولت اور جائیداد کی وجہ سے تمہارے باپ کے پیچھے تھی، وہ تو نہیں ہاتھ لگے تو اب تم مل گئے اسے۔ اس نے اگلا شکار تمہیں بنایا اور تم اس کی باتوں میں آ گئے۔ اگر ہمیں پہلے سے پتا ہوتا کہ تم کس دوست سے ملنے جاتے تھے تو ہم یہ نوبت ہی نہ آنے دیتے۔ سب ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ بہت بھروسہ تھا ہمیں تم پر، وہ تلخی سے بولی۔ وہ لب بھینچ کر خاموشی سے انہیں دیکھے گیا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ غلط ہوں، تو ٹھیک ہے، جاؤ اور جا کر اپنے بلبوتے پر کماؤ اور کھلاؤ اسے۔ جہانگیر صاحب تیش میں بولے، ان کی بھی اب بس ہو چکی تھی، وہ عورت ان سے ان کا بیٹا چھین چکی تھی۔ ان کا اٹل فیصلہ اور انکار سنتے وہ شدید غصے سے وہاں سے نکل گیا۔ 2 ہفتوں تک وہ غم و غصے سے اپنے اپارٹمنٹ میں بند رہا۔ اسے اپنے ماں باپ کا یہ رویہ مزید دکھ میں مبتلا کر چکا تھا۔ آج اس کا ارادہ گل کے پاس جانے کا تھا۔ وہ اسے منا لینا چاہتا تھا، آخر کو وہ کب تک انتظار کرتا ہے؟ اس سے پہلے بھی وہ کئی بار یہاں آ چکا تھا، مگر آج وہ تقریباً 6 مہینوں بعد آیا تھا، مگر بغیر اطلاع کے۔ گل کے فلیٹ پہنچتے ہی جب تک وہ دروازے کے پاس پہنچا تو وہ پہلے سے ہی کھلا ہوا ملا۔ وہ حیران ہوتا اندر داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ شل ہو چکا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا آیا سامنے نظر آتا منظر دھوکا ہے یا سچ۔ گل مینا اس وقت جمیل کی باہوں میں مست نازیب حالت میں تھی اور اوپر سے اس کی گفتگو سن کر سارنگ سفید پڑتی رنگت لیے بہت کچھ کہنے اور کرنے کے باوجود غصہ ضبط کرتے خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ آج سارا سچ جاننے کے بعد وہ خود کو زمین میں دھستا محسوس کر رہا تھا اپنے سگے ماں باپ پر۔ اس نے اس دوگلی عورت کو ترجیح دی، اپنا وقت یہاں وہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے برباد کیا، اور تو اور اپنے ماں باپ کو جو دکھ اور تکلیف اس کی ذات سے ملی وہ الگ۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ فوراً اسے اپنے گھر کی جانب بھاگا، مگر وہاں لگا تالا اسے سب سمجھا گیا کہ وہ لوگ صحیح بول رہے تھے، وہ نہیں رکے تھے، جا چکے تھے۔ اب وہ کس منہ سے ان کے پیچھے جاتا، ان کا سامنا کرتا؟ بے جان قدموں سے وہ وہاں سے لوٹ گیا۔ اور وہ لڑکی جو اس کی محبت کا دم بھرتی نہیں تھکتی تھی، اسے کتنی تکلیف دی تھی اس نے، اس سوچ نے اسے مزید دکھی کر دیا۔ وہ اس وقت ویٹر کی ڈریس میں موجود مختلف ٹیبلز پر جاتی لوگوں کے آرڈرز لے رہی تھی۔ وقت نے کیا پلٹا کھایا تھا، جو خود مہنگے مہنگے ریسٹورنٹ سے کھانا کھاتی تھی، اس وقت ایک معمولی سے کیفے میں ویٹرز کی جاب کرنے پر مجبور تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے باپ کے بزنس پارٹنر نے بہت چالاکی سے سب کچھ اپنے نام کروا لیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ اس کے باپ کی سالوں کی محنت سے بنائی پراپرٹی پر وہ قابض ہو چکا تھا، گھر تک پر قبضہ کر چکا تھا اور اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا، جس کے بعد وہ دھکے کھاتی مختلف جاب کرنے پر مجبور تھی۔ پڑھائی تک اس کی چھوٹ چکی تھی، وہ الگ ہی زوفی بن چکی تھی، سنجیدہ، خاموش، دنیا سے بیزار۔ ساری اکڑ حالات نے ختم کر دی تھی۔ شام کو اپنے بوسیدہ سے ایک کمرے کے فلیٹ میں آتے ہی اس کی ساری رات اپنی ماں باپ کو یاد کرتے روتے تڑپتے گزرتی۔ روز پچھتاوے کا ناگ اسے ڈستا، جو سلوک وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتی تھی، کتنا تنگ کیا تھا انہیں، اور وقت نے اسے مہلت بھی نہ دی ان سے معافی مانگنے کی، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی۔ کئی دن تک یونیورسٹی میں وہ نامحسوس تھی، اس کا منتظر رہا، مگر وہ اسے نہ دکھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ آج اس کے گھر موجود تھا اور اسے حیرت نے آن گھیرا کہ اس کا گھر اس کے گھر کے قریب تھا۔ یہ کیسا اتفاق تھا؟ مگر گھر پر کسی کے موجود نہ ہونے پر ساتھ والے گھر سے نکلی ایک عورت کی زبانی ساری بات سنتے وہ سکتے میں چلا گیا۔ اب جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ نظروں سے یوں غائب ہوئی کہ اب مل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں تھی، یہ کس رشتے دار کے پاس بھی جا چکی ہو، مگر وہ پھر بھی اسے ڈھونڈنے میں لگا تھا۔
2 हफ्तों की लगातार कोशिश भी नाकाम रही। आज वो यूनिवर्सिटी से फारिग होता अपने काम से शहर से बाहर आया था और अब रेस्टोरेंट में आया था ताकि कुछ खा सके। सुबह से लगातार काम से वो थक चुका था और नाश्ता भी बराए नाम ही किया था। सर, आपका ऑर्डर। वो जो अपने ध्यान में इस टेबल का ऑर्डर सर्व करने आई थी, मगर मुकाबिल को देख सांस रोक गई थी। सारंग भी उसे इस हुलिये में देखकर शॉक हुआ। अपने तासरात पर काबू पाता अपने हवासों में वापस आया। तुम यहाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, ये मेरे काम का वक्त है, नहीं तो यहाँ का ऑनर मुझे यहाँ से निकाल देगा। प्लीज आप जाएं यहाँ से, वो घबरा कर बोली, क्योंकि अब दूसरे लोग और वेट्रेस उसे अजीब नजरों से देखना शुरू हो चुके थे। ठीक है, फिर मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मैं रात 8 बजे तक फ्री होती हूँ। तो ठीक है, मैं तब तक बाहर इंतजार कर रहा हूँ। वो इत्मीनान से बोलता उसका इत्मीनान गारत कर गया। वो शदीद परेशानी के आलम में काम करती रही। ध्यान उसका सारा उस शख्स की तरफ था जो बाहर उसके इंतजार में बैठा था। 8 बजते ही वो भागकर अपना सामान समेटती पिछले दरवाजे से बाहर निकली ताकि उसकी नजरों से बचकर यहाँ से जा सके, मगर उसका सुकून तब गारत हुआ जब अपने फ्लैट के गेट पर पहुंचते ही उसकी आवाज अपने अकब से सुनाई दी। तुम शायद भूल गई थी कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वो तंज़ी अंदाज में बोला। और क्यों कर रहे थे? गहरा सांस भरकर वो संजीदगी से बोलती उसकी ओर मुड़ी। तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही थी? पढ़ाई छोड़ दी है मैंने, वो बगैर किसी तासुर के बोली। वजह जान सकता हूँ? मेरी मर्जी, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं ये आपका मसला नहीं, सो मेहरबानी करके यहाँ से चले जाएं, वो तलखी से बोलती दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर गई। वो लब भींचता बंद दरवाजे को घूरने लगा, फिर इर्द गिर्द का जायजा लेता अंदर जाने का रास्ता तलाश करने लगा। यहाँ का इलाका देखकर ही वो परेशान हो चुका था कि न जाने वो यहाँ कैसे रह रही थी। बहुत कोशिश के बाद उसे अंदर जाने का रास्ता मिला। ये वाहिद खिड़की थी जो जाम हो चुकी थी। बमुश्किल खिड़की को खोलता वो जंप लगाकर अंदर उतरा। वो उसे सामने ही नजर आ गई, क्योंकि ये एक कमरे और एक छोटे लाउंज पर मुश्तमिल था। जगह जगह से पेंट उतरा हुआ था। घर की हालत बहुत खराब थी। कहाँ वो बंगलों में रहने वाली अब किस हाल में रह रही थी। जूफी की नजर उस पर पड़ी तो वो डर कर उछली। आप अंदर कैसे आए? वो गुस्से से चीखते बोली। सिंपल, जैसे तुम मेरे घर से भागी थी, वो चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला। तो वो दांत पीस कर रह गई। अब उसे सही मैनों में सारंग की हालत का अंदाजा हुआ था। तुम तो मुझसे मोहब्बत करती थी, फिर अब अचानक में बुरा क्यों लगने लगा? वो तंजिया अंदाज में अबरू झुकाकर बोला। मेरी गलती थी सर, मैं अपनी पसंदगी को मोहब्बत का नाम दे बैठी थी। वो तलखी से हंसी। मगर अब मेरी आंखें खुल गई हैं और सर, पसंद तो कुछ भी आ जाता है। मैंने आपको बहुत तंग किया, उसके लिए मुझे माफ कर दें। वैसे सजा तो मिल चुकी, मुझे देख तो ली है आपने मेरी हालत। सारंग खामोशी से उसे सुने गया, मगर बोला कुछ नहीं। जूफी उसकी खामोशी से झुंझुनाने लगी थी। अब मुझसे शादी करोगी? हैं? वो होंकपन से उसे देखने लगी। मैंने कहा शादी करोगी? मेरी हालत देखने के बाद भी आप ये कह रहे हैं, हैरत है। और वो आपकी लवर कहाँ गई? वो तलखी से बोली। मैं भी तुम्हारी तरह गलती कर बैठा था, प्यार, तवज्जो और एहतराम को मोहब्बत समझ बैठा था, लेकिन खैर अब मेरी भी आंखें खुल चुकी हैं। चलो इसी वक्त, क्योंकि फिर तुम्हारे कागजात भी बनवाने हैं। हम लोग शादी के बाद पाकिस्तान रहेंगे। उसका हाथ पकड़ता वो बाहर जाने को मुड़ा तो बौखलाती अपना हाथ खींच गई। अरे रे, मेरा जवाब तो आपने जानना जरूरी नहीं समझा और अपनी मनमानी कर रहे हैं। उसकी बात सुनता वो उसे कलाई से खींचता अपने करीब कर गया। क्यों? क्या तुम नहीं करना चाहती थी मुझसे? अब मैं राजी हूं तो ये नखरा क्यों? अपनी तपिश देती सांसों से उसे झुलसाते वो उसको मजीद करीब होते सरगोशी के अंदाज में बोला। वो उसकी नजदीकी और कुर्बत पर सुर्ख पड़ती अपना सांस तक रोक गई थी। उसका ये धौंस भरा अंदाज उसे डरा रहा था। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं मोहब्बत नहीं पसंद करती थी आपको, बस इस वजह से। वो हकलाते बामुश्किल फिक्रा मुकम्मल करती उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, मगर नाकाम रही। तो मोहब्बत ना सही, पसंदगी ही सही, मुझे मंजूर है, मोहब्बत भी हो जाएगी। वो तो जैसे सब फैसले किए बैठा था। वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होते सोच में पड़ गई। किसी सोच में गुम देखकर वो उसके माथे पर आई, बालों की लट पकड़ता हल्के से खींचकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर गया। मुझे सोचने का वक्त दे, उसकी गहरी नज़रों से घबराकर पलकें झुकाते बोली। उसके हिसार में वो छुई मुई सी गुड़िया लग रही थी। ठीक है, फिर मेरे साथ चलो, मेरे फ्लैट पर रहोगी तुम, ये जगह तुम्हारे मयार की नहीं। उसे अपने हिसार से आज़ाद करते बोला। लेकिन, बस कोई लेकिन वेकिन नहीं, बोलो शादी या फिर तब तक मेरे फ्लैट पर। उसका धौंस भरा अंदाज देख वो झुंझला कर रह गई। अब आप मुझसे सारे बदले इस तरह लेंगे जब मेरे सर पर मेरे माँ बाप का साया तक नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं, तो आपको मौका मिल गया है, आप जो चाहे मर्जी करें। वो गुस्से में बोली तो वो लब भींच कर अपना गुस्सा काबू करने लगा। उसे मालूम था इस वक्त वो एहसास कमतरी का शिकार है। तो कह तो रहा हूँ शादी कर लो और आ जाओ मेरे हिसार की छाँव में, फिर मैं ही सब कुछ तुम्हारा हूँ। उसकी हठधर्मी देख वो बेबस होती उसे देखने लगी, जो बड़ी फुर्सत से उसे निहार रहा था। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बोलते ही वो सिसकती रोने लगी।
اس کی پیار بھری دھونس اور کچھ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور وہ آخر میں مان ہی گئی۔ وہ بھی تو پہلے یہی چاہتی تھی، پھر حالات کے بدلتے رخ کی وجہ سے ڈر گئی تھی، مگر اب وہ اسے ایک موقع دے کر دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ کا ولیج بہت خوبصورت ہے سر، وہ کار کی ونڈو سے ارد گرد کا جائزہ لیتے اشتیاق سے بولی تو کار ڈرائیو کرتا سارنگ دل کھول کر ہنسا تھا۔ اب تو سر بولنا بند کرو زوفی، کتنی بار کہہ چکا ہوں، اب اگر تم نے پھر سے سر بولا تو میں اس بار اپنے انداز میں سمجھاؤں گا، وہ اسے گھورتے ہوئے میں نے تیزی سے بولا تو وہ گڑبڑا کر سرخ چہرہ لیے پھر سے باہر دیکھنے میں لگ گئی۔ سارنگ نام میں سر ہلا کر ہنس دیا۔ ان کے نکاح کو 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے اس فیصلے سے بہت خوش تھے۔ سارنگ تو صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کو کھونے جا رہا تھا جو اسے دل و جان سے عزیز ہو چکی تھی۔ زوفی تو اپنی محبت کو پا کر خود کو آسمانوں پر محسوس کر رہی تھی۔ یہ سارنگ تو کوئی اور ہی سارنگ تھا جو اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت خوش تھے۔ آج ہی وہ پاکستان آئے تھے اور اب سارنگ اپنے گھر کی طرف رواں تھا۔ دھڑکتے دل سے گیٹ کی بیل بجائی، پر کچھ دیر بعد ہی ملازم نے دروازہ کھولا تو سارنگ کو دیکھ خوشی سے بولنا چاہا تو سارنگ نے اسے خاموش کروا دیا اور زوفی کو لیے اندر آیا۔ زوفی اتنی بڑی حویلی دیکھ کر دنگ رہ گئی جو پرانے طرز پر بنی تھی۔ یہ تو کوئی تاریخی جگہ لگ رہی ہے سر۔ زوفی اوپس سوری، وہ اس کی تنبیہ کرتی نگاہ کو سمجھتے زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ لاؤنج میں داخل ہوئے تو اسے فریحہ بیگم اور جہانگیر صاحب دونوں بیٹھے نظر آئے، مگر ان دونوں کی نظر ان دونوں پر پڑتے ہی وہ حیران اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھتے ان کی طرف آئے۔ سارنگ بیٹا تم یہاں؟ فریحہ بیگم روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئیں۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے، اور پاپا آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ وہ فریحہ بیگم سے الگ ہوتا جہانگیر صاحب کے گلے لگا تو وہ اس کو خود میں بھیج گئے۔ کوئی بات نہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ بیٹا وہ نم آنکھیں صاف کرتے خوش ہو کر بولے، لیکن زوفی پر نظر پڑی تو وہ مزید حیران اور پریشان ہوئے۔ یہ او اس سے ملے، یہ میری بیوی ہے زوفی۔ وہ ان سے زوفی کا تعارف کرواتے ہچکچاتے بولا، زوفی تمہاری بیوی پر کیسے تم؟ وہ دونوں الجھن آمیز نگاہوں سے دیکھتے بولے۔ زوفی جو انکل اور آنٹی کو سارنگ کے ماں باپ کے روپ میں دیکھ کر شاک میں تھی، فوراً سے فریحہ بیگم کے گلے لگتی زاروں کے تار رونے لگی تو جہاں جہانگیر صاحب اور فریحہ بیگم بوکھلائے وہیں سارنگ بھی ہونک پن سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جو آتے ہی اس کی ماں باپ کے گلے لگی سالوں سے بچھڑی ہوئی ان کی بیٹی لگ رہی تھی۔ ارے زوفی بیٹا کیا ہوا؟ اور تم سارنگ کے ساتھ کیسے؟ کیا آپ لوگ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ وہ ان کو حیرت بھرے انداز میں دیکھتے بولا۔ ان سب کی الجھن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، پھر زوفی نے اپنے آپ پر قابو پاتے دھیرے سے انہیں سب بتاتی چلی گئی۔ جہانگیر صاحب تو غصے سے پاگل ہونے لگے، تو تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا بیٹا؟ آپ لوگ تب تک جا چکے تھے، انکل آپ کے گھر گئی تھی مگر وہاں تالا لگا ہوا تھا، وہ اپنی سرخ ناک رگڑتے بولی۔ فریحہ بیگم اسے اپنے حصار میں لیے بیٹھی تھیں اور وقفے وقفے سے اپنی نم آنکھیں پوچھ رہی تھیں۔ آپ فکر نہ کریں پاپا، زوفی کو اس کا سب کچھ واپس ضرور ملے گا، میں اسے دلا کر رہوں گا، وہ ان کو شانت کرتے بولا۔ خیر سارنگ تم نے ایک کام تو بہت اچھا کیا، ہماری کتنی خواہش تھی زوفی ہماری بہو بنے، مگر یہ ناممکن لگتا تھا، لیکن دیکھیے میرے صبر کا پھل کتنا خوبصورت ہے، وہ زوفی کا گال پیار سے چھوتے بولی تو وہ جھینک گئی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بیگم، میں سارنگ کی زندگی میں پہلی دفعہ اس اچھے کام سے بہت خوش ہوا ہوں۔ سارنگ ان کی بات سنتے پہلے تو خوش ہوا مگر پھر بات کا مطلب سمجھتے چیخ پڑا، پاپا کیا پاپا؟ اتنے بڑے ہو گئے مگر عقل نام کی بھی نہیں۔ اور زوفی سارنگ کی بنتی اس درگت پر کھلکھلا کر ہنس دی، اسے بہت مزہ آ رہا تھا سارنگ کو اس حالت میں دیکھ کر۔ پچھلے 2 ہفتوں سے اس نے اسے تنگ کر رکھا تھا اور وہ سرخ پڑتی جھنجھلا جاتی تو وہ اس کی حالت سے خوب مزہ لیتا۔ دل کھول کر ہنس لو بیوی، ایک بار کمرے میں چلو تمہیں اچھے سے ہنساؤں گا، وہ اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں نے خیزی سے بولا تو اس کی ہنسی کو فوراً بریک لگی۔ اس کی طرف دیکھتے وہ مسکراتی فریحہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی جو اس سے کچھ بول رہی تھیں۔ اسے ایک مکمل فیملی مل چکی تھی، ایک ہنستا بستا گھر، ماں باپ اور ایک محبت کرنے والا شوہر۔ وہ خدا کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ کیا مطلب جو لڑکا یہاں رہتا تھا وہ اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا؟ گل چمبے سے اس عورت کی بات سنتی بولی، مگر وہ تو شادی شدہ نہیں تھا، دیکھو لیڈی 1 مہینہ ہوا تھا اس کی شادی کو، بیوی بھی بڑا پیارا تھا، مگر یہ کچھ دن پہلے بولا اس نے کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں، اب آگے کا مجھے کچھ نہیں معلوم اور میرا وقت مزید برباد نہ کرو۔ بولتے ہی وہ ٹھک سے دروازہ بند اس کے منہ پر کر گئی۔ وہ غصہ ضبط کرتے وہاں سے نکلی، ایک تو میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا، کہاں گیا یہ لڑکا؟
وہ سخت کوفت کا شکار ہوتے نکلی، مگر روڈ کراس کرنے کے چکر میں گاڑی سے ٹکرا کر دور جا گری اور گاڑی میں بیٹھا جمیل نخوت سے پیچھے مڑ کر دیکھتا فوراً وہاں سے فرار ہو گیا۔ سڑک کے درمیان فون میں لت پت وہ زندگی کی سانسیں گن گن کر لیتی تڑپتی رہی۔